चलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ सुदूर संवेदन की जो अवस्थाएं हैं। पहले भी मैं इस वीडियो ले चुका हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा सही नहीं बन पाया था। अब की बार जो चित्र के साथ बहुत विस्तार के साथ देखेंगे सुदूर संवेदन की अवस्थाएं। BA 6 सेम के अंदर जो हमारा जो दूसरा लेसन है, तीसरा लेसन है जो हमारा रिमोट सेंसिंग का। और इसकी जो अवस्थाएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है सवाल। और अगर आपको ये रिमोट सेंसिंग अवस्थाएं समझ में आ गई तो रिमोट सेंसिंग का जो सभी जो सिस्टम है वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से कि रिमोट सेंसिंग आखिरकार है क्या। तो पूरी प्रोसेसिंग पूरे विस्तार के साथ देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और अपने जो BA की जो परीक्षा की जो तैयारी है वो जारी रखें, क्योंकि आपके जो हर हालात में है जो एग्ज़ाम वो होंगी। इसलिए आप पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा अपने घर में और टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और इस माड़े वक्त में अपनी जो है थोड़ा सा टाइम खराब चल रहा है, कोई बात नहीं है, आप अपनी तैयारी पढ़ाई वो है नियमित रूप से करते रहें। सुदूर संवेदन की अवस्थाएं। तो सबसे पहले चित्र 7.2 में सुदूर संवेदन अवस्था आंकड़ों के प्राप्त में उपयोग प्रक्रिया को दर्शाया गया है। और यह पृथ्वी के धरातलीय पदार्थों के तत्वों स्वभाव से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण इस प्रकार सहायक होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम वो चित्र देख लेते हैं। ये देखिएगा, आप ये चित्र है, इसके अंदर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या प्रोसेसिंग होती है कि जो ये दिखाया गया धरातल, भूपृष्ठ और जो ये सूर्य है हमारा ऊर्जा का स्रोत प्राकृतिक नेचुरल है। और यहाँ से जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में जो क्या है ऊर्जा आई और वो धरातल से आकर के क्या है कुछ अब्जॉर्ब हो गई, नीचे चली गई, अब्जॉर्ब कर ली, और कुछ रिफ्लेक्टेड कर ली गई। और रिफ्लेक्टेड जो कर ली गई वो क्या है, उसने जो वायुमंडल में ऊर्जा का परिवर्धन होता है, यानी कि ऊर्जा वायुमंडल भी कुछ ऊर्जा को क्या है रिफ्लेक्टेड करता है। और जो सुदूर संवेदन ये ऊपर लगा हुआ है वो क्या इसे ऊर्जा को क्या रिकॉर्ड कर लेता है। और इसे ही जो पूरी प्रक्रिया है वो रिमोट सेंसिंग कहलाती है। और कई बार क्या होता है कि जो रडार है, रडार क्या काम करते हैं, अगर मान लीजिए रात का समय या मौसम खराब है तो सूर्य की रोशनी नहीं है, तो उस समय क्या होगा, जो रडार है वो अपनी क्या है खुद की एनर्जी छोड़ेगा, मैग्नेटिक वेव छोड़ेगी रडार। और वो मैग्नेटिक वेव जो छोड़ेगी वो धरातल पर टकराएगी, धरातल से टकराएगी। और धरातल से टकराने के बाद है जो वापस क्या है वो सेंसर तक जाएगी, वापस सेंसर तक जाएगी। और सेंसर उसे क्या है उस ऊर्जा को दोबारा के रिकॉर्ड कर देगा। और वो क्या है जो हमारे जो पृथ्वी पर स्थित जो रिमोट सेंसिंग सेंटर होते हैं वहाँ क्या है ऊर्जा है वो डिजिटल फॉर्म में भेज देता है। जो सेंटर हमारे होते हैं जैसे कि भारत में हैदराबाद के अंदर रिमोट सेंसिंग सेंटर है तो वहाँ या अन्य जो भी अलग अलग देशों के अपने सेंटर है वहाँ भेज देता है। और इस प्रकार जो डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में भी होता है और कई बार जो है तस्वीर भी ले ली जाती है। तो इस प्रकार जो डाटा होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग है रिमोट सेंसिंग, यानी कि जो हमारे देश नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों ने अपनी अपनी जो सैटेलाइट छोड़ी हुई हैं, यानी सैटेलाइट यानी कि उपग्रह भी होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो रात को रोशनी देता है। और इसी प्रकार जो सैटेलाइट कृत्रिम सैटेलाइट जो छोड़े गए हैं वो मौसम संबंधी जानकारियाँ और अन्य जो आपदाओं के बारे में जो जानकारी हमें देते रहते हैं। और तो इस प्रकार जो पूरी प्रक्रिया है रिमोट सेंसिंग की, और इसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि ऊर्जा का स्रोत, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा का स्रोत डीपली देखें इनके बारे में। सूर्य सौर ऊर्जा यानी कि जो रडार में होती है, ऊर्जा का संचरण और पृथ्वी के धरातल से के साथ ऊर्जा का अनुक्रिया, परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का वायुमंडल से परिवर्धन, और परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का संवेदक द्वारा अभिसूचन, और प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफी अंकीय आंकड़ों के रूप में अभिसरण, और आंकड़ा उत्पाद से विषय रूप सूचना को निकालना, मानचित्र सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का अभिसरण। तो ये सभी हम डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो
प्रोसेसिंग है। सबसे पहली जो स्टेज है वो क्या है, ऊर्जा का स्रोत, यानी कि आपके पास ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत जो कि सूर्य है, और दूसरा जो कृत्रिम स्रोत है वो रडार से युक्त जो फ्लैश रडार है वो ऊर्जा के क्या कृत्रिम स्रोत है। यानी कि जो ऊर्जा आएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में जो ऊर्जा आएगी वो क्या है, वो सूर्य से मिलती है या फिर रडार से मिलती है। और वो ऊर्जा परावर्तित होगी वस्तु धरातल पर स्थित कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे टकरा करके वापस जाएगी, और उसको क्या है जो सेंसर है जो सैटेलाइट में लगे होते हैं वो उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और दो ऊर्जा के स्रोत हैं हमने देख लिए, सूर्य, एक तो सूर्य प्राकृतिक स्रोत है, और दूसरा जो है जो फ्लैश गन या रडार प्रयुक्त ऊर्जा बीम। उसके बाद में बात करते हैं स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक ऊर्जा का संचरण, यानी कि सूर्य से या फिर सूर्य प्राकृतिक स्रोत ऊर्जा के, तो वहाँ से जो ऊर्जा आती है वो विस्तारित होती है, वो किस गति से होती है, यानी कि आपको बताइए जो प्रकाश की गति, सूर्य प्रकाश की गति है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की जो दूरी तय कर लेता है प्रकाश। तो उसी गति से जो ऊर्जा आती है और पृथ्वी के धरातल तक क्या है वो पहुँचती है। और ऊर्जा का जो संचरण को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है, यानी कि यही जो ऊर्जा का जो संचरण है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं इसे हम। और ऊर्जा तरंगों की लंबाई, तरंग दैर्घ्य, आवर्ती में भिन्नता पाई जाती है। इनकी दो चीजें होती है, मैं बता दूं आप। ऊर्जा के तरंगों के अंदर क्या होती है, एक तो तरंग की आवर्ती कैसे कि ये तरंग है, जैसे कि ये तरंग है, और एक तरंग स्रंग से दूसरे तरंग स्रंग तक के जो बीच की दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, तरंग की लंबाई, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, एल, इसे एल से डिनोट करते हैं। और जो दो तरंग स्रंगों के बीच की दूरी वो लंबाई, और एक तरंग की आवर्ती किसे कहते हैं, इनकी 1 सेकंड में जितनी तरंगें किसी ऑब्जेक्ट से गुजर जाती हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर प्लेस है, 1 सेकंड में अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ एक तरंग होगी, और इस प्रकार ये कितनी तरंगे इस प्रकार जो पीछे और भी तरंगे होंगी वो कितनी 1 सेकंड में कितनी तरंगे इस प्रकार जो गुजर जाती है उसी तरंग की आवर्ती कहती है। यानी कि जैसे कि एक हम नहर के ऊपर पुल होता है और उसके अंदर से उसके नीचे से क्या जाता है, पानी जाता है, तो 1 सेकंड में कितना पानी चला गया, उसी प्रकार जो एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ से कितनी ऊर्जा जो तरंग है वो चली गई, वो तरंग की आवर्ती कहलाती है। और तरंग की जो तरंग की लंबाई उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और जो 1 सेकंड में किसी स्थान से जितनी तरंगे गुजर जाते हैं उस तरंग की आवर्ती कहते हैं। और इस भिन्नता के रेखांकन को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के आकार, तरंग दैर्घ्य की उनकी आवर्ती आधार पर ऊर्जा तरंगों का गामा किरणें, एक्सरा किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें और माइक्रोवेव, रेडियो तरंगित विकिरित किया जाता है। यानी कि आपको इन तरंगों के बारे में आप परिचित होंगे। गामा किरणें जो सबसे क्या है, सबसे छोटी होती है गामा किरणें सबसे छोटी होती हैं। और जो एक्सरे हैं वो आपको पता है कि एक्सरे इसका जो आविष्कार है वो रोंटगन ने किया था, क्योंकि जब इसने इस तरंग का आविष्कार किया तो उन्हें पता नहीं था ये कौन सी तरंग है, इसलिए उन्होंने इसका एक्स नाम रख दिया, यानी कि एक्स तरंगे। और परावैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है, जो हानिकारक होती है, त्वचा कैंसर का कारण बनती है, वो किरणें। दृश्य किरणें जिन्हें हम देख सकते हैं, यानी कि जिस स्पेक्ट्रम में मनुष्य देख सकता है उसे। अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे, यानी कि जो माइक्रोवेव है, जो आपका जो माइक्रोवेव होता है जिसमें क्या है हम समोसे वगैरह पकाते हैं, तो वो माइक्रोवेव ही होता है, माइक्रोवेव द्वारा उसमें समोसे वगैरह पकते हैं। और रेडियो तरंगे जो रेडियो की जो तरंगे होती हैं वो। और सभी किरण क्षेत्र अलग अलग कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। और यदि सुदूर संवेदन में दृश्य ऊर्जा क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र व माइक्रोवेव क्षेत्र अधिक उपयोगी है, यानी कि जो रिमोट सेंसिंग है उसके अंदर क्या है, दृश्य क्षेत्र जिसमें आप देख सकते हैं, अवरक्त क्षेत्र और माइक्रोवेव ऊर्जा क्षेत्र अधिक उपयोगी है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका जो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है, तरंग दैर्घ्य यानी कि माइक्रोमीटर में मापी जाती है। जो तरंगों की जो लंबाई है वो माइक्रोमीटर में मापी जाती है। तो सबसे तरंग की लंबाई और तरंग की आवृत्ति का उल्टा अनुपात होता है। जैसे कि यहाँ लिख रखा है 10⁻⁷ इस प्रकार से लिख रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो
कोई तरंग है उसकी आवृत्ति कितनी है, 7 है। और तो तरंग की जो लंबाई है, जैसे कि ये मान ली मैंने ये तरंग है, तो इसका मतलब क्या है, जो तरंग की जो आवृत्ति है वो क्या है, या माइनस में है, यानी कि जो तरंग की आवृत्ति है वो दिखा रखी है 10 की पावर माइनस 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6। तो इस प्रकार जो ये अलग अलग ऊर्जा स्पेक्ट्रम है, और जो दृश्य स्पेक्ट्रम है उसकी जो कितनी होती है, वो किसके बीच में होता है, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच जो है वो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि जिसमें मनुष्य देख सकता है। और उसके बाद में बात करते हैं कि तो ये रही आपके जो अलग अलग रंग है, यानी कि जिसे विबग्योर कहते हैं, विबग्योर के नाम से जानते हैं, जिसे हम विबग्योर के नाम से हम जिसे जानते हैं, विबग्योर के नाम से जो जाना जाता है, जिसे आप पता ही होगा, तो वो ये है, यानी कि पराबैंगनी केंद्र, बैंगनी, इधर से बैंगनी, नीला, हरा, पीला, लाल और ये वृत्त, इस प्रकार ये अलग अलग रंग इसके अंदर जो दिखा रखे हैं। तो इसका आप जो पेपर में है आप इसका यूं का यूं थोड़ा सा याद करके आप ये चित्र अवश्य बना के आए ताकि अच्छे नंबर आए। धरातल के साथ ऊर्जा की अनोन क्रिया, और धरातल यानी कि जो रिफ्लेक्ट जो ऊर्जा आई वो ऊर्जा क्या करेगी, भूतल से टकराएगी और उपस्थित वस्तुओं के साथ अनोन क्रिया करती है, जिससे कि वस्तुओं द्वारा ऊर्जा का अवशोषण, यानी कि जब कोई जो सूर्य की रोशनी है, जैसे कि सूर्य की रोशनी है वो धरातल पर आएगी, यानी कि धरातल है हमारा, इससे जो टकराएगी तो कुछ भाग तो क्या ऑब्जॉर्व कर लिया जाएगा इसके नीचे, यानी कि ऑब्जॉर्व कर लिया जाएगा, और कुछ भाग है रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, और जो रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा और कुछ भाग है प्रेषण कर दिया जाएगा, यानी कि अलग अलग दिशाओं में जो चले जाएगी ऊर्जा, और उसे ये सारी प्रोसेसिंग होती है। तो कुछ बार अवशोषण प्रेषण कर दिया जाता है, कुछ बार परावर्तन कर दिया जाता है, और जो भाग परावर्तित कर दिया जाता है उसे ही जो सेंसर है वो रिकॉर्ड करता है। जैसे कि आप एक शीशा लीजिएगा रात के टाइम और उस पर आप क्या लाइट मारिएगा, उस शीशे पर जो बैटरी की जो टॉर्च मारेंगे तो वो आप क्या देखेंगे कि जो आपने जैसे ये शीशा है, आपने इससे यहाँ टॉर्च से आपने क्या किया, टॉर्च से यहाँ रोशनी लगा मारी इस पर, तो क्या है जो वो रोशनी है वो टकरा करके वापस इधर या इधर साइड में जाएगी। ऐसा ही प्रोसेसिंग होता है वो धरातल के साथ होता है। जब जो ऊर्जा है वो क्या है, जो ऊर्जा है वो यानी कि जो विद्युत ऊर्जा यानी सूर्य की जो ऊर्जा है वो धरातल से टकराती है तो कुछ भाग ऑब्जॉर्व कर लिया, कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, तो जो रिफ्लेक्ट किया जाता है उसे क्या है वो ऑब्जॉर्व करता है। तो ये प्रोसेसिंग होती है रिमोट सेंसिंग के अंदर। आकार, और ये जो ऑब्जर्व करने का जो प्रक्रिया है यानी कि ये वस्तु की संरचना पर डिपेंड करता है। स्वरूप, आकार व अन्य गुणों पर भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, और इन वस्तुओं द्वारा ऊर्जा का ग्रहण व उत्सर्जन भी एक समान नहीं होता, और इसके विपरीत वस्तु विषय भी स्पेक्ट्रम के विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों में सर्वथा भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के तौर पर शुद्ध जल युक्त भाग स्पेक्ट्रम लाल अवरक्त वर्णक्रम क्षेत्र प्रदेश के में ऊर्जा किरणों का सर्वाधिक अवशोषण करते हैं, और उपग्रह से प्रतिबिंबों से गहरे काले नजर आते हैं, और जबकि जो आविल जलाशय क्षेत्र है वो दृश्य स्पेक्ट्रम के नीले व हरे क्षेत्र किरणों को अपेक्षित अधिक परावर्तित करते हैं, और उपग्रह से प्रतिबिंबों में ये हल्के नीले रंग के दिखाई देते हैं। यानी कि जो क्षेत्र सीधा सा फंडा है कि जो वस्तुएं ऊर्जा का ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगी, परावर्तित करेंगी, वो क्या है इसके अंदर थोड़ी सी धुंधली दिखाई देती हैं, और जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट ऊर्जा होगी वो क्या है उसकी सूचनाएं उतनी अच्छे से मिल पाएंगी। तो और ये अलग अलग स्पेक्ट्रम में फिर दिखाई देंगी। जो जितनी वस्तु ऊर्जा का रिफ्लेक्ट करेगी, ऑब्जर्व करेगी, वो जो है जो सुदूर संवेदन में उसके जो सूचना है वो अलग अलग स्तर पर रिकॉर्ड होगी। ये देखिए जैसे कि इसके अंदर आप चित्र के अंदर देख सकते हैं जो सांबर झील है जो राजस्थान का है, उसके अंदर आप देख सकते हैं तस्वीर ली गई है। इसके अंदर अलग अलग अब हमें आपको ये फोटो दो चित्र है एक ही जगह के, यानी कि सांबर झील राजस्थान के IRS
एक सी बैंड, एक ग्रीन बैंड और 4 RI प्रतिबिंब। ये जो रिमोट सेंसिंग द्वारा जो फोटो ली गई है वो फोटो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार इसके अंदर जो अंतर आया है, ये अंतर क्यों आया, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट की गई जो ऊर्जा है, यानी कि ऊर्जा को जो रिफ्लेक्ट किया गया वो इसके अंदर दिखाया गया है। अवरक्त बैंड में, अलग अलग बैंड में ये तस्वीर दिखाई गई है। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं इससे। और उसके बाद में बात करते हैं कि वायुमंडल से प्राप्त ऊर्जा का उत्सर्जित ऊर्जा का परिवर्तन, यानी कि जो ऊर्जा सूर्य से आती है उसका कुछ पार्ट जो क्या है, जो वायुमंडल भी उसे परावर्तित कर देता है, क्योंकि वायुमंडल भी के अंदर जो धूलकण होते हैं वो क्या करते हैं, ऊर्जा को जो परावर्तित कर देते हैं। और उत्सर्जित का मतलब क्या है कि कुछ देर तक जो पृथ्वी है वो क्या करती है, ऊर्जा को अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो बाद में है कि उस ऊर्जा को छोड़ देती है। जैसे कि दिन के टाइम पृथ्वी क्या गर्म हो जाती है और रात के टाइम वो क्या ठंडी हो जाती है, तो वो ठंडी होती है ऊर्जा को क्या उत्सर्जित कर देती है, यानी कि जो ऑब्जॉर्व की गई ऊर्जा को मुक्त कर देती है, उसी उत्सर्जन कहते हैं। तो जब भूपृष्ठ वस्तु से ऊर्जा से परावर्तित होती है और तय पुनः वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो आप ये जानते हैं कि वायुमंडल में गैस, जल कण, धूलकण आदि व्याप्त हैं और वस्तुओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा का वायुमंडल घटकों के संपर्क में आती है और वास्तव में यह प्राप्त ऊर्जा विशेषताओं में परिवर्तन आ जाता है। और यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जलकण, अवरक्त किरणें अवशोषण कर लेते हैं, यानी कि ये कुछ जो वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं, जलकण है, ये क्या कर लेंगे, ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे। जबकि जो धूलकण से नीले किरणों का प्रकीर्ण होता है और जो अतः ऊर्जा या तो अवशोषित हो जाती है या वायुमंडल के घटकों जिसको प्रकीर्ण करते हैं वह उपग्रह में विद्यमान संवेदक तक नहीं पहुंच पाती और इन वस्तुओं की विशेषताएं अभिलेखित नहीं हो पाती। यानी कि जो धूलकण है वो ऑब्जॉर्व कर लेंगे तो वो संवेदक तक पहुंचेगी नहीं, या रिफ्लेक्ट कर देंगे तो भी नहीं पहुंचेगी, तो वो एक अवरोधक का काम करते हैं, जिसके कारण जो है वो डाटा थोड़ा सा वर्णन में लेने में दिक्कत आती है। और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि परावर्तकता कितनी है, किस किस की कितनी है वो दिखाई गई है। जैसे कि शुष्क मृदा की कितनी है, वनस्पति कितनी है, जल की कितनी है। ये नीचे तरंग धैर्य दिखाई गई है, परावर्तकता दिखाई गई है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये तरंग धैर्य दिखाई गई है, तरंग की लंबाई ये दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं चित्र के द्वारा, जैसे कि ये जो डॉट डॉट के जो निशान है जो शुष्क मृदा को दिखा रहे हैं, ये लाइन है वो, और जो हमारी जो थोड़ी सी जो गहरी लाइन है वो इस प्रकार वो वनस्पति के अवरक्त को बैंड को दिखा रही है, और जो डॉट डॉट जो टूटी हुई लाइन है वो एक और लाइन है उसके अंदर ये नीचे आप देख सकते हैं वो ये है। इस प्रकार ये भी आप चित्र पेपर में बना कर आएंगे और ताकि आपको अच्छे नंबर आए। अब की बार जो भी आप क्वेश्चन करें वो चित्र के साथ अच्छी तरह से अपना कंप्लीट करके आएँ ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। और संवेदक के माध्यम से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का अभिसूचन, ऊर्जा अभिलेखित करने वाले संवेदक 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसे उपग्रह में लगाए जा गए हैं जिनका कक्षीय परिक्रमण सूर्य तुल्य या काले या अधिशिष्ट है। ये क्या सारा फंडा है, ये चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं। जैसे कि ये दिखाए गए जो सैटेलाइट होती हैं वो क्या है, या तो वो ध्रुवों की ओर चक्कर लगाएं, ध्रुवों की ओर, जिस प्रकार इस पर जो चक्कर लगाते हैं जो दोनों ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सूर्य तुल्य उपग्रह कहते हैं। और जो ग्रह भूमध्य रेखा पर स्थापित किए जाते हैं और वो क्या पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं और उन्हें हम क्या है, भूस्थितिक उपग्रह कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सैटेलाइट है वो यहाँ भूमध्य रेखा पर स्थापित की गई है, और जो अगर एक देश अपनी जहाज को फिट कर दिया जाता है यह वहीं रहता है और वहीं से जो है डाटा रिकॉर्ड करता रहता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं चित्र के साथ आसानी से। और विषुवत रेखा ये है, और जो यानी कि जो सूर्य तुल्य का उपग्रह है पृथ्वी ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये इस प्रकार घूमते हैं इस प्रकार चक्कर लगाते रहेंगे, इस प्रकार से ये चक्कर लगाते रहेंगे। और ये जो उपग्रह ये पृथ्वी के साथ चलेंगे, यानी कि 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। जो भूस्थितिक उपग्रह है, सूर्य तुल्य उपग्रह ये 14 ये क्या करते हैं 24 घंटे में 14 चक्कर लगा देते हैं पृथ्वी के। इससे क्या संपूर्ण पृथ्वी का जो है परिक्रमण किया जा सकता है, यानी कि जो इस डाटा प्राप्त किया जा सकता है।
तो संवेदक जो लगे होते हैं और जिनका जो कक्ष परिक्रमण सूर्य तुल्यकालिक है और तय स्पष्टता के लिए चित्र 7.6 हमने देख लिया। ये उपग्रह सुदूर संवेदन उपग्रहों के नाम से जाने जाते हैं और उदाहरणतः भारतीय श्रृंखला में के भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। इन उपग्रहों के अतिरिक्त मौसम संबंधी आकलन व संचार के लिए भी उपग्रह भेजे गए हैं जो भूस्थैतिक हैं और यह उपग्रह इस तरह स्थापित किए कि इनका जो परिक्रमण कक्ष पृथ्वी के परिभ्रमण दिशा में समायोजित है और ये उपग्रह अंतरिक्ष में 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। यानी कि जो आपको मैंने दिखाया था, यानी कि जो ये उपग्रह है ये कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, इनको 36,000, ये 36,000 पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो स्थापित की जाती हैं। और ये जो उपग्रह है वो 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही स्थापित की जाते हैं, इनमें डिफरेंट है। और हम बात कर लेते हैं आगे। और मौसम संबंधी आकलन और INSAT के श्रेणी उपग्रह इस प्रकार के हैं। भूस्थैतिक उपग्रह सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों की तुलना में अध्ययन बॉक्स में साधारण बड़े देखा जा सकता है, देख लिया हमने। और इसके बारे में देखेंगे जो इनकी जो विशेषताएं हैं क्या क्या। सूर्य तुल्य उपग्रह, भूस्थैतिक सूर्य तुल्य उपग्रह, कालिक और भूस्थैतिक उपग्रह। कक्षा संबंधी विशेषताएं, ऊंचाई बता दीजिए, सूर्य तुल्य 700 से 900 किलोमीटर, भूस्थैतिक उपग्रह 3600 किलोमीटर। और अव्याप्त क्षेत्र 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 81 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 81 दक्षिणी अक्षांश और ग्लोब का 1/3 भाग ये कवर कर लेते हैं, यानी 1/3 भाग ये कवर कर लेते हैं। और कक्षीय अवधि हर दिन हर 14 यानी कि चक्कर लगा देते हैं एक दिन में, और ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। और विभेदन कितना है इनका स्पष्ट 182 मीटर, यानी कि ये 102 वस्तुओं के बीच अगर 182 मीटर की जो दूरी है उस लिमिटेशन तक ये देख सकते हैं, वस्तुओं को विभेद किया जा सकता है। जैसे कि आप जूम करते हैं तो आप कितने जूम करने में कितना किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, उसे हम विभेदन कहते हैं। इसका जो विभेदन है वो 1/1 यानी कि 1 किलोमीटर एरिया का विभेदन क्षमता है। और लाभ क्या है, पृथ्वी साधन अनुप्रयोग है। और दूरसंचार मौसम संबंधी मॉनिटर, यानी कि दूरसंचार में इसका जो सहायक है। तो दूरसंचार में ऐसे संवेदक लगाए गए जो भूपृष्ठीय वस्तुओं परावर्तित विसर्जित ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता रखते हैं। अध्याय 6 में हमने फोटोग्राफी कैमरे के बारे में जो देख लिया था। आगे हम बात करते हैं, जो हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया था क्या है। और अब देखते हैं कि प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफ या आंकिक आंकड़ों के रूप में अभिसरण, यानी कि जो आंकड़े हमें प्राप्त हो गए उपग्रह से और उन्हें एकत्रित करके ऊर्जा को विद्युतीय क्रिया द्वारा आंकड़े डिजिटल के रूप में बिंब में बदल सकते हैं। यानी कि जो ऊर्जा जो सैटेलाइट वो क्या करता है, जो ऊर्जा के क्योंकि उसने तो जो सैटेलाइट है उसने तो ऊर्जा को ऑब्जर्व किया और ऊर्जा को ऑब्जर्व करके वो क्या है डिजिटल फॉर्म में बदल देता है आंकड़ों को। और ये आंकिक संख्याएं पंक्ति व स्तंभ में क्रमनुसार व्यवस्थित होती हैं और डिजिटल फॉर्म में आने के बाद उन्हें संख्याओं की पंक्ति व स्तंभ क्रम व्यवस्थित कर दिया जाता है और इन संख्याओं को आंकड़ों से निर्मित प्रतिबिंबों में परावर्तित किया जा सकता है। और पृथ्वी का अभी परिभ्रमण करने वाले उपग्रह में लगे संवेदक एकत्रित किए गए प्रतिबिंब आंकड़ों का संचरण विद्युत विधि द्वारा संसार के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए धरातलीय केंद्रों को प्रेषित करते हैं। और ऐसी सूचना प्राप्त का केंद्र भारत में हैदराबाद के निकट सादनगर में स्थित है। यानी कि जो सैटेलाइट है वो ऊपर छोड़े गए हैं, वो सैटेलाइट क्या करते हैं ऊर्जा को ऑब्जर्व कर लिया और ऊर्जा को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके जो सेंटर होते हैं, जैसे कि भारत के अंदर हैदराबाद के अंदर दिखाया गया, जैसे कि इसरो है भारत के अंदर इसरो जो सेंटर है और अनेक स्थानों पर भी जो सेंटर है, तो इस प्रकार जो सेंटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो सैटेलाइट है वहाँ डाटा भेज देते हैं। उसके बाद में जो प्रोसेसिंग का जो कार्य है वो मनुष्य के हाथों में होता है। जो विशेषज्ञ होते हैं उस डाटा को क्या है अलग अलग कन्वर्ट कर देते हैं, अलग अलग विषय रूप, वही प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ, क्योंकि डाटा हमने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है आंकड़ा उत्पाद से विषय रूप सूचना सामग्री को निकालना, यानी कि धरातल पर स्थित आंकड़े संग्रहण केंद्रों में संग्रहित बिंबों को प्राप्त करने के पश्चात है आंकड़े एकत्रीकरण के दौरान हुई त्रुटियों को दूर करने की कार्रवाई की जाती है। यानी कि जो सैटेलाइट ने जो आंकड़े लिए
उसके अंदर कोई त्रुटि आ गई, कोई कमी रहेगी, उसको दूर कर लिया जाएगा। और त्रुटियों को दूर करने के पश्चात है वो शुद्ध आंकड़े बिंब प्रक्रमण तकनीक की सहायता से बिंब का चाक्षुष विधि से विश्लेषित की जाती है और व्याख्या के पश्चात अलग अलग विषय के अनुरूप सूचनाएं प्राप्त की जाती है। यानी कि एरियल फोटोग्राफी लेने के बाद उसकी जो व्याख्या की जाती है, जो सैटेलाइट से जो डाटा प्राप्त होता है उसके बाद उसकी व्याख्या भी की जाती है। ये काम विशेषज्ञों का होता है। और मानचित्र एवं सारणी के रूप में आंकड़ों को सूचनाओं का अभिसरण विश्लेषित सूचनाओं को अतः विषय मानचित्र के अलग अलग रूप में रेखांकन एवं परिवर्तन किया जाता है। और इससे अतिरिक्त सूचनाओं का मात्रात्मक मापन कर विभिन्न आंकड़ों सारणियों का निर्माण भी किया जाता है। यानी कि जो आंकड़े हमें प्राप्त हो गई उसके बाद में उसकी क्या करते हैं, सारणी बना ली जाती है। और सारणी बना करके जो सूचना जिस उद्देश्य के लिए उसमें उन्हें अलग अलग जो विभाग उनके पास जो सूचनाएं भेज दी जाती है। जैसे कि मौसम संबंधी कोई सूचना है तो मौसम विभाग को दे दी जाएगी, और अन्य कोई जैसे कृषि संबंधी कोई सूचना है तो कृषि विभाग को वालों को दे दी जाएगी। इस प्रकार अलग अलग जो बांट दिए जाते हैं, या अगर मानचित्र बना तो मानचित्र बना लिए जाएंगे। ये सारी प्रोसेसिंग के कार्य होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।